हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक। आज हम लोग 7th पार्ट ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे आ चुके हैं। 6 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये 7वां और मोस्ट प्रोबेबली आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हम लोग ग्राफ के कन्वर्जन सीखेंगे, कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करा जा सकता है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करा जा सकता है, किस तरीके से इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी वर्क करती है और अंडर ग्रेविटी हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल्स एंड इसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स। बट इससे पहले कि हम आज का चैप्टर शुरू करें, एक छोटा सा रिविजन। पिछली क्लास में हमने कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये डेरिवेटिव फॉर्म्स वो फॉर्म है जो हर जगह एप्लीकेबल होती है। जैसा कि हमें पता है कि इक्वेशंस ऑफ मोशन सिर्फ अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही वैलिड होती है। किन इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करी जा रही है? v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2as। बट जो इसकी डेरिवेटिव फॉर्म्स होती है ये हर जगह एप्लीकेबल होती है। इस पे फर्क नहीं पड़ता है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। तो एक छोटा सा रिवीजन इसका भी कर लेते हैं। v is equals to ds by dt, a is equals to dv by dt। ये हमारी जो मेन डेफिनेशन या फॉर्मूला है वेलोसिटी का। डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। उसी से ds अपॉन dt उसका एक छोटा पार्ट लेते हैं तो ds अपॉन dt हो जाता है। वही एक्सेलरेशन हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी जब एक छोटे टाइम पीरियड में जो चेंज आता है उसे dv बाई dt कह देते हैं, उसका डेरिवेटिव फॉर्म है। सिमिलरली इसी का इंटीग्रल फॉर्म में s इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt हो जाता है। v dt वैसे अगर आप इसे नोटिस करो या ऑब्जर्व करो, ds इधर है, dt उधर जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट करने पे यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी और इधर इंटीग्रेशन ऑफ v dt। सिमिलरली यहाँ पे dv इज इक्वल्स टू a dt होता है। दोनों तरफ इंटीग्रेट करने पे dv इंटीग्रेट करेंगे तो v आ जाएगा और इधर इंटीग्रेशन ऑफ a dt आ जाएगा। दैट्स इट। इसमें एक और हमने फॉर्मूला बाद में पढ़ लिया था, दैट वाज a इज इक्वल्स टू v dv बाय ds। इन सभी फॉर्मूलाज का एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने नोट कर लो। आई होप आप लोग नोटबुक्स के साथ बैठे हैं, इसे कहानी की तरह नहीं सुन रहे। इसे एक बार नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन 10 मीटर से शुरू होती है और टाइम बढ़ते बढ़ते 0 पे आ जाती है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन लगातार कम हो रही है। और अगर आप इसका स्लोप ऑब्जर्व करो तो स्लोप कुछ इस तरफ को है, यानी कि 90 डिग्री से एक बड़ा एंगल है। बड़ा एंगल तो tan थीटा हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ा था, ASTC वाला रूल। तो इस वाले कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि tan की वैल्यू नेगेटिव होगी। tan की वैल्यू नेगेटिव है मतलब tan थीटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में tan थीटा वेलोसिटी भी बताता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी हमें देता है। तो इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। बट एक स्ट्रेट लाइन है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शो करती है। तो हमें दो चीजें इससे पता चली है, एक तो वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसी है, और दूसरा इसका स्लोप नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी भी नेगेटिव ही होगी। तो इसका ग्राफ किस तरीके से हो सकता है? चलिए, तो 10 सेकेंड में इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल करा है? -10 का। 10 से 0 हो गया, 0 - 10 अपॉन 10, यानी कि -1 मीटर पर सेकेंड। -1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ठीक है, ये वेलोसिटी और ये टाइम। तो हमने अभी कैलकुलेट किया ग्राफ, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट यानी कि 0 - 10 अपॉन टाइम 10, ये हो गया -1 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या आ गई? -1 मीटर पर सेकेंड। और ये थ्रू आउट सेम ही रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसका वेलोसिटी, इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, एक थोड़ा और डिफिकल्ट या थोड़ा और अलग
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करके देखते हैं। चलिए नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का है। अब इसे हम स्टडी करते हैं दो हाफ पार्ट्स में। इससे पहले क्या हो रहा है, लेट्स से दिस इज पॉइंट O से पहले क्या हो रहा है, पॉइंट O के बाद क्या हो रहा है। तो सबसे पहले स्लोप चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्लोप कुछ ऐसा है ये, एंड फाइनली 180 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 90 के आसपास है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री तक जा रहा है। चलिए इसका कंपैरिजन करते हैं अब tan 120 डिग्री के एग्जाम्पल से और tan 160 डिग्री के एग्जाम्पल से। तो tan 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1.7 और 160 की होती है -0.35 के आसपास, कुछ अप्रॉक्सीमेटली ऐसी कुछ वैल्यूज़ होती है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे tan की वैल्यू बढ़ रही है उसकी नेगेटिव में वैल्यू कम होते जा रही है, यानी कि वेलोसिटी माइनस बड़े नंबर से ऊपर की तरफ आ रही है, जीरो की तरफ आते जा रही है ना। 180 डिग्री पे जीरो, धीरे धीरे एक बड़ी वैल्यू से बड़ी नेगेटिव वैल्यू से। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इससे पहले पूरी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी क्या है इसमें, नेगेटिव। और कैसी है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग, जीरो की तरफ आ रही है, इंक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन कैसा होगा इसमें, अगर यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे कहीं पे -120 और यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे कहीं पे एंगल 120 डिग्री और यहाँ पे कहीं पे 160 डिग्री, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल 0.35 माइनस -1.7, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो एक्सेलरेशन कैसा, पॉजिटिव। इवन दो वेलोसिटी नेगेटिव है तो कुछ इस तरीके की वेलोसिटी हो सकती है इसकी, लेट्स से ये वेलोसिटी, ये टाइम, तो नेगेटिव एक बड़े नेगेटिव नंबर से ऊपर की तरफ आ रही है, जीरो की तरफ अप्रोच करते हुए दिख रही है। नेक्स्ट हाफ की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें तो सिंपल सा केस है, 0 डिग्री से बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री तक जा रहा है। स्लोप नेक्स्ट वाले के लिए स्लोप कैसा है, स्लोप लेस देन या थीटा लेस देन 90 डिग्री एंड स्लोप इज पॉजिटिव। तो वेलोसिटी कैसी, पॉजिटिव। वेलोसिटी क्योंकि स्लोप लगातार बढ़ रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है। यहां से वेलोसिटी जीरो से आगे की तरफ पॉजिटिव में बढ़ते जा रही है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखेगा इसका। तो इससे सिमिलर जो भी ग्राफ होगा चार ऑप्शंस में से आप उसे सिंपली टिक कर देंगे। इसी के जैसा एक और ग्राफ आता है जिसमें डाउनवर्ड कर्व बनता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम में डाउनवर्ड कर्व। डाउनवर्ड कर्व में आपने हमेशा याद रखना है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव ही होता है। अपवर्ड कर्व में हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होता है। सो दैट इज इट। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। हम जो ग्राफ में कन्वर्जन करते हैं वो क्यों करते हैं, उसके लॉजिक्स क्लियर हो पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एक क्विक रिविजन करते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, और इसके अंडर का एरिया हमें एस यानी कि डिस्प्लेसमेंट देता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में स्लोप हमें क्या देता है ये बाद में देखते हैं, बट एरिया हमें वेलोसिटी देती है। स्लोप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में का जो स्लोप है ये हमें जर्क की वैल्यू देता है। जर्क होता है चेंज इन एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम। अब ग्राफ से रिलेटेड एक कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कैसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कभी किसी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनेगा। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है ऑप्शंस में जो भी ऑप्शन ऐसा हो इस तरीके का या कुछ ऐसा या फिर ऐसा जिसमें भी एक टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट, एक टाइम पे
दो डिस्प्लेसमेंट, एक टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट हमें मिल रहे हो, वो सारे ग्राफ्स पॉसिबल नहीं है। लाइक लेट्स से ये 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड में इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये भी है और ये भी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पे ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे हो सकता है। तो जहाँ पे भी एक गिवन टाइम पीरियड के लिए दो डिस्प्लेसमेंट मिल रहे हो, वो ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एक सर्कुलर भी हो सकता है, कर्व शेप भी हो सकता है, एस काइंड ऑफ शेप, इसका उल्टा भी हो सकता है। सो ऑल दीज ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल एज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई होती हैं, बस छोटे छोटे चेंजेस के साथ। जैसे कि पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में a की जगह g ले लेता है। g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर कई बार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ली जाती है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें तभी लेनी है जब क्वेश्चन में गिवन हो कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर कुछ नहीं गिवन है तो हम हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेंगे। चलिए ये तो हुई पहली इक्वेशन। दूसरी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ a की जगह g t स्क्वायर आ जाता है। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gs आ जाता है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कुछ साइंस होते हैं। तो जैसा एक ग्राफ में होता है, इस तरफ सब पॉजिटिव, इधर पे सब पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। तो जो भी चीज़ें हम ऊपर की तरफ मेजर करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगी, जो भी चीज़ें हम नीचे की तरफ मेजर करेंगे वो हमेशा नेगेटिव होंगी। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड्स है, बहुत ज़्यादा इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक छोटे से लॉजिक से समझो। अगर चीज़ें ऊपर की तरफ मेजर करी जा रही हैं तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ मेजर करी जा रही हैं तो नेगेटिव। अगर हमें वेलोसिटी की बात करनी है, लेट्स से हम कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। लेट्स से हम किसी बिल्डिंग या टावर के रूफ से कोई ऑब्जेक्ट नीचे ड्रॉप करता है तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g ऑलवेज नेगेटिव। याद करने वाली बात नहीं है वैसे, बट हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे को लगता है, तो एक्सेलरेशन भी हमेशा नीचे को ही होगा एंड वो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। चलिए मोशन अंडर ग्रेविटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन है, अ बलून राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड with a uniform velocity of 15 meter per second releases a ball at a height of 100 meters. Calculate the time taken by the ball to hit the ground. तो अगर ये ग्राउंड है, एक बलून जो ऊपर की तरफ जाता हुआ बलून है, ये 100 मीटर की हाइट से एक बॉल को रिलीज करता है, छोड़ देता है। तो हमें बताना है ये बॉल नीचे आने में कितना समय लेगी। तो हाइट हमें 100 मीटर गिवन है, वेलोसिटी 0, सीधे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला लगा करके टाइम निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें ये समझना है कि जो ये बलून है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था और इस मूवमेंट की वजह से बॉल डायरेक्ट ड्रॉप नहीं करेगी। इसकी जो वेलोसिटी है, क्या वेलोसिटी है? 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से बॉल भी पहले ऊपर जाएगी। जो बॉल है वो यहां से 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगी। कितना ऊपर जाएगी वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट कब तक ऊपर जाएगी? जब तक इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड ना हो जाए। तो हम पहले तो ये बताएंगे कि ये 100 मीटर से कितना और ऊपर जाएगा इस वेलोसिटी की वजह से। जो 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी इसके पास पहले से थी, उसकी वजह से ये और कितना ऊपर जाएगा हमें निकालना है। क्या है? हाइट निकालनी है। गिवन क्या है? u गिवन है, v गिवन है और हमें हाइट निकालनी है और एक्सेलरेशन भी गिवन है। चलिए तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसमें हम जो गिवन चीज़ें हैं या जो गिवन टर्म्स क्वांटिटीज़ हैं उन्हें लिख लेते हैं। a, ये पॉइंट b और ये पॉइंट लेट्स से c। सो फॉर b to c
Initial velocity u is given as 15 meter per second. Final velocity v will be 0 meter per second, whereas the acceleration, that is g, will be minus, is it given? ओके, हमें एक्सेलरेशन भी गिवन था, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम 10 ही लेंगे. ओके, तो v, u, a और s किस में आता है? तो ये आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 10s हमें निकालना है. चलिए, 15 का स्क्वायर 225, ये इधर आएगा तो माइनस 225 हो जाएगा. इधर बचा हमारे पास 20 माइनस 20s, और हमें s निकालना है, तो ये हो जाएगा 225 बाई 20. सिंपली से सॉल्व कर लेते हैं. 1 * 2 1 * 2 2 2 4 10 2 5 10 11.25 मीटर. ये हमारी हाइट आ गई, यानी कि B से लेके C तक ये 11.25 मीटर और ऊपर जाएगा. ओके, नेक्स्ट हमें C से लेके A तक इसे लेके भी आना है, और हमें एक्चुअली टाइम बताना है. हमें हाइट नहीं बतानी थी, हमें टाइम बताना था, बट हाइट की हेल्प से हम टाइम निकाल सकते हैं. हमें पता है कि इतनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है, तो इसने टाइम कितना लिया होगा. टाइम कैसे निकाल सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से भी निकाल सकते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर से भी निकाल सकते हैं. बट आई थिंक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी विल बी अ बेटर ऑप्शन. u 15, v 0, 15 प्लस माइनस 10 इंटू टी, तो ये 15 इधर आ जाएगा, माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 10 टी, और t हो जाएगा 1.5 सेकेंड. चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए टाइम विल बी 1.5 सेकेंड्स. इसे t1 कर लेते हैं. चलिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर हो जाएगा. इसे हमने t1 कंसिडर कर लिया, क्योंकि नेक्स्ट जो टाइम है t2 वो c से लेके a तक के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए, पहले तो इसे लिख लेते हैं. फॉर c to a क्या क्या गिवन है? इनिशियल वेलोसिटी u 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी v हमें नहीं गिवन है, तो इसे छोड़ देते हैं. एक्सेलरेशन क्या हमें गिवन है? जी बिल्कुल गिवन है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हाइट h हमें कितना गिवन है? 100 प्लस 11.25, तो ये 111.25 मीटर हमारी हाइट है, और हमें टाइम निकालना है. अच्छा, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसमें बिना वेलोसिटी के भी हम टाइम निकाल सकते हैं. अगर हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दें. चलिए, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, h 111.25, u 0, ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस 10 एंड t2, लेट्स से t2 स्क्वायर हमें निकालना है, या t2 हमें निकालना है. सो सिंपली से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. t2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 111.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10. अच्छा, ये जो हाइट वाला कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो इसे हम नेगेटिव ले लेंगे. इसकी वजह से ये साइन वाला कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली हमें t2 की वैल्यू निकल जाएगी. इसका अंडर रूट निकाल के, इसका अंडर रूट क्या होगा?
5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 अपॉन 10 भी है, तो डेसिमल प्लेस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जगह 22.25 का अंडर रूट। 22.25 का अंडर रूट क्या होता है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 4.7 के आसपास आती है। तो ये t2 आ गया हमारा 4.7 सेकेंड। टोटल टाइम t अगर हमें निकालना हो तो t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 करके अब हम इजीली निकाल सकते हैं। तो t1 हमारा आया था 1.5 सेकेंड्स और t2 आ गया 4.7। ऐड कर लेते हैं, 12 5 6 6.2 सेकेंड हमारा टाइम आ गया। ये अप्रॉक्सीमेट टाइम है क्योंकि ये डेसिमल में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे इसे करना है थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी। चलिए नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट इससे पहले कि मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊं, मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, इसे खुद से ट्राई करो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 100 meters. द स्टोन पेनिट्रेट्स द सैंड ऑन द ग्राउंड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 meter. कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द स्टोन। मतलब समझा देता हूं, एक स्टोन को, एक पत्थर को एक टावर के टॉप से, जो कि 100 मीटर ऊंचा टावर है, वहां से छोड़ा जाता है, ड्रॉप करा जाता है, और ये स्टोन नीचे रेत को पेनिट्रेट कर देता है और उस रेत के अंदर 2 मीटर अंदर चले जाता है। तो हमें बताना है कि इस पत्थर का रिटार्डेशन क्या होगा। रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब उस ग्राउंड या उस सैंड के सरफेस पे टच होने से लेकर के 2 मीटर अंदर जाने तक कितना एक्सेलरेशन या कितना नेगेटिव एक्सेलरेशन ये करेगा, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। काफ़ी सिंपल है। एक बार आप इस वीडियो को पॉज करिए, थोड़ी देर के लिए इसे ट्राई करना। सिंपली आप 3 मोशन की इक्वेशंस को यूज करके इसे सॉल्व कर लोगे। आई एम श्योर अबाउट इट, बट गिव इट अ ट्राई। चलिए हम आगे इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या क्या गिवन है पहले ये लिख लेते हैं। हाइट गिवन है हमें 100 मीटर, और हमें क्या गिवन है, बस इनिशियल वेलोसिटी u हमें गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड, और 100 मीटर के बाद की वेलोसिटी हम निकाल लेंगे कितनी आती है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक डिस्टेंस 2 मीटर के लिए इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी नहीं गिवन है, वो यहाँ से आएगी, और फाइनल वेलोसिटी यानी कि v2 0 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि एट द एंड वो रुक जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। चलिए पहले ये साइड सॉल्व करते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं। हमें इसमें एक्सेलरेशन भी गिवन है। एक्सेलरेशन हम ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं, अगर हमें 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है तो हम उसे यूज करेंगे, ऐसा कुछ हमें नहीं गिवन है। चलिए ए, वी, यू और एस ये किस फॉर्मूले में आते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आई सपोज ये यूज करना बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। v हमें निकालना है, u हमें गिवन है 0, 2 इंटू एक्सेलरेशन 9.8, अच्छा v का स्क्वायर था, s 100, ठीक है, ग्रेट। तो 9.8 इंटू 2, 8 2 16, 9 2 18 प्लस 1 19.6 इंटू 100, चलिए 1960। तो इससे हमारा v आ जाता है अंडर रूट ऑफ 1960, जो अप्रोक्सीमेटली 44.27 मीटर पर सेकेंड के आसपास आता है। ये फाइनल वेलोसिटी इस सिचुएशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी होती है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड में जब ये टकराएगा 44.27 मीटर पर सेकेंड से, तो 2 मीटर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसको v2 लिख लेते हैं। तो ये जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी, इस वाले केस के लिए इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी u2 लिख लेते हैं इसे 44.27 मीटर पर सेकेंड।
चलिए एस, वी, यू और ए, अगेन इसी इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, इधर आ जाएगा हमारा यू स्क्वायर 44.27 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8, सॉरी 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस हमें 2 मीटर गिवन है। चलिए इसका स्क्वायर तो यही 1960 आ जाएगा प्लस 2 2 ज़ा 4a, साइड्स चेंज कर लेते हैं, 4a विल बी इक्वल्स टू माइनस 1960 और a विल बी माइनस 1960 अपॉन 4। माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि रिटार्डेशन है। 4 4 ज़ा 16, 19 माइनस 16 3 36, 9 4 ज़ा 36 0 माइनस 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चंस आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ हाउस 6 मीटर हाई फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स। The first drop reaches the ground at an instant of time when third drop leaves the roof. Find the height of second drop at that instant. समझा देता हूँ, इसमें पूछा गया है, बताया गया है सबसे पहले कि एक घर की छत से जो कि 6 मीटर हाइट पे है, वहाँ से ड्रॉप्स ऑफ वाटर एक एक करके एक बूंद पानी की बूंदें गिर रही है। और ये जो पानी की बूंदें ये रेगुलर टाइम इंटरवल पे गिर रही है। इन एक बूंद से दूसरे बूंद के बीच का टाइम बराबर है, या दूसरे से तीसरे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के बीच का टाइम इंटरवल बराबर है। तो हमें ये बताया गया है कि जब पहली ड्रॉप ग्राउंड पे हिट करती है उस समय तीसरी ड्रॉप छत से निकल रही है। तो कुछ इस तरीके की कहानी होगी। अगर ये रूफ है, यहां से जब ये रूफ, ये ग्राउंड, लेट्स से दिस इज फर्स्ट ड्रॉप, तो उस समय थर्ड ड्रॉप ऊपर से निकल रही होगी, सेकेंड ड्रॉप कहीं बीच में होगी। हमें बता रहा है कि ये सेकेंड वाली कितनी हाइट पे है। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, बट इसके लिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। आपको क्या सोच के चलना है कि लेट टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू t। एक बूंद से दूसरे बूंद के बीच का टाइम इंटरवल t है। तो जब पहली बूंद ग्राउंड पे हिट करी होगी, टाइम टेकन बाय फर्स्ट ड्रॉप टू रीच ग्राउंड, ये कितना होगा? इस टाइम इंटरवल में तीसरी ड्रॉप अभी निकली नहीं है, 1 2t के बराबर, 2 टाइम इंटरवल्स के बराबर इसने टाइम लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? ये जो हाइट इसने या जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है h, ये गिवन है 6 मीटर। तो पहली ड्रॉप के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, हाइट 6 मीटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 या 9.8 ले लेंगे। इसकी हेल्प से हम टाइम निकाल सकते हैं। अगर हमें t की वैल्यू पता चल गई तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये सेकेंड, अगर t की वैल्यू निकल जाती है तो हम ये बता सकते हैं उस गिवन टाइम इंटरवल में ये जो सेकेंड ड्रॉप है इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, यहाँ से कितना नीचे आया होगा, और उसी के बेसिस पे आपको बता रहा है कि इसकी हाइट क्या है, ज़मीन से कितना ऊपर है। तो एक बार आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस ऑन योर ओन। खुद से एक बार ट्राई करना है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन काफ़ी इजी चैप्टर है, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप लगातार क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज बिना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करे चैप्टर्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, स्कोर कर पाना मुश्किल है। आप भले ही समझ जाओ बट स्कोर करने के लिए न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इनकी प्रैक्टिस करो। अगर आप बार बार मेरी वीडियोस देखते हैं और
आपको ये पसंद आ रही है, चीज़ें समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक you so much for being here. Keep learning, stay curious, and I'll see you in the next one.